नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास से आगे पिछली क्लास में सौरमंडल पे चर्चा थी। उसमें कुछ मुझे कमेंट्स मिले और कुछ क्वेश्चंस भी। मैं पहले उन कमेंट्स का और क्वेश्चंस का समाधान करता हूँ। जैसे एक कमेंट्स आया कि जब सभी ग्रह सूर्य के परिवार से संबंधित हैं या सूर्य से ही अलग हटे थे, तो उन सब की स्थिति अलग अलग क्यों है। तो स्थिति का मीन्स था उनका कहना कि कहीं तापमान अधिक है, कहीं कम है, कहीं घनत्व ज़्यादा है, कहीं कम है, किसी की सरफेस बहुत ठोस है, किसी की लिक्विड या प्लास्टिक टाइप में है। देखिए, इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि जब सूर्य से अलग हटे या विस्फोट हुआ तो सबके आकार समान नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, उस समय अंतरिक्ष में जो गैसें विद्यमान थीं, तो जिस ग्रह की जैसी कैपेसिटी थी, उसका चुंबकीय क्षेत्र था, उसके अकॉर्डिंग उसने गैस को अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि गैस समान वेट की नहीं होती, कुछ भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं। तो इसलिए तीसरी बात, छोटे और बड़े ग्रह थे जो टूट कर अलग हटे, तो कहीं पर हाइड्रोजन अधिक थी, कहीं पर हीलियम अधिक थी, कहीं मीथेन गैस बन गई। तो इन सब के होने से उस ग्रह के ठंडा होने में विलंब हुआ और बहुत से ग्रह ठंडे भी नहीं हो पाए क्योंकि उनका तापमान अधिक बना रहा। तो ये सभी कारण हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि ग्रहों की अलग अलग स्थिति, क्योंकि पिंडों की आकार अलग अलग था, तो इसीलिए उनका मैग्नेटिक फोर्स भी अलग अलग था, उनकी डेंसिटी भी अलग अलग हो गई। तो इन सब को देखते हुए उनका नेचर भी, उनकी विशेषताएं भी अलग अलग हो गई। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको, पर फिर मैंने जवाब दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा गलती हुई हमसे एक। जब हमने बात की बृहस्पति ग्रह की, सबसे बड़ा है, तो गनीमेड उसका हमने एक मून या सैटेलाइट की बात की थी, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा मून है। यहीं पर मैंने टिटान और टाइटन की बात की। देखिए, इतना कन्फ्यूजन है यहाँ पर। एक ही नाम के कई कई लगभग मिलते जुलते उपग्रह हैं, टिट्रान, टाइटन, टिटान, ये बहुत सारे हैं, और उसी में गलती हुई। तो जो टाइटन है, हम इसे शनि का पढ़ेंगे अब से। शनि का ये मून है, ना कि बृहस्पति का। और दूसरी बात ये होगी कि टाइटन साइज में, आकार में दूसरा बड़ा उपग्रह है, यानी कि गनीमेड के बाद आता है, पृथ्वी से बड़ा है। तो दूसरे क्वेश्चन जवाब ये हुआ
इसे मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि आप नोट कर लेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पर। टाइटन उपग्रह, देखिए सैटेलाइट बोलते हैं इसे, या मून भी कहते हैं। उपग्रह शनि ग्रह का है तथा इसका आकार दूसरे स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर, पहले पे कौन है? ग्रीमेड। स्थान पर आता है। आगे यह पृथ्वी से बड़ा है। ये सब बातें इसमें आई जो हम देखी हैं। तो इस क्वेश्चन का हल भी हुआ। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें ये कहा गया कि जी उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक किसकी है। देखिए, इसके लिए मैं ही क्या, पूरी दुनिया कंफ्यूज होती है, क्योंकि रिसर्च होती रहती हैं और ग्रहों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। जैसे करंट में मैंने हालांकि पहला डाटा दिया था आप लोगों को। करंट के डाटे में शनि आगे जा रहा है, चलेगा पता 2 महीने बाद फिर बृहस्पति आगे हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि ये करंट संबंधित होता है और इसके लिए आप करंट से जुड़े रहें, क्योंकि मीटिंग होती रहती है एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट की और उसमें नए नए उपग्रह जोड़ जाते हैं। जैसे अरुण ग्रह है, उसके 27 हैं, मैंने 21 लिखे हैं। तो देखिए संख्याएं घट बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रहों कितने उपग्रह हैं ये सवाल कभी नहीं आया। अगर ये सवाल आया तो सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह से आया कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। 2 हैं, डेमोस फेबोस, वहीं पर सवाल आता है। और इन ग्रहों से कभी सवाल पूछा नहीं गया कि इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया वहाँ पर। मुझे लगा कि आसान है, एग्जाम में पूछता भी नहीं है और बड़ा डाउटफुल होता है क्वेश्चन, तो इसे देखते हुए खैर चलो आगे चलते हैं। अब जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसे अरुण ग्रह पर मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखूंगा आपको। जैसे मैं अरुण के बारे में, जो यूरेनस है उसके विषय में कुछ क्वेश्चंस और लिख रहा हूँ जिन्हें आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चंस हैं, मैंने अरुण लिखा, अरुण या यूरेनस, अरुण ग्रह। यहाँ बात की नंबर 1, यह लेटा हुआ ग्रह है। पहली खास बात, क्योंकि जो टिल्ट झुकाव है इसका वो लगभग 82 डिग्री है। देखिए ये बनता 90,
90 एंगल है। अब कोई ग्रह इतना झुक गया यहाँ है, लेकिन ये तो इतना झुक गया है, बिल्कुल हॉरिजेंटल, बिल्कुल क्षैतिज के समीप आ गया है, तो इसलिए इसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आगे नंबर 2, इसमें क्वेश्चन आता है, इसका रंग अत्यधिक, यानी कि बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम, अत्यधिक नीला है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आया है, नीला ग्रह कैसे कहते हैं? नीला ग्रह पूछे तो पृथ्वी है, अगर पूछे अत्यधिक नीला कौन सा है, तो तब हमें इसका आंसर क्या करना पड़ेगा? अरुण ग्रह। और इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर मीथेन गैस है, और मीथेन गैस की वजह से ही इसका रंग अत्यधिक नीला हो गया है। तो ये बात ध्यान रहेंगी आपको, कौन सी है? यहाँ मीथेन गैस है, यहाँ मीथेन गैस है। नंबर 3, इसकी खोज के विषय में पूछ सकता है, और की तो नहीं पूछता। इसकी खोज वैज्ञानिक थे हर्शेल, इसकी खोज हर्शेल ने की। और नंबर 4 क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसका चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल सबसे अधिक है। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, ये इन्हें आप नोट कर लोगे वहीं पर। तो ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, और मैंने ये एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। ये संबंधित कुछ जानकारियाँ अरुण ग्रह संबंधित हैं। ऐसे ही कुछ जानकारी मैं आपको वरुण ग्रह संबंधित दूंगा। जो वरुण की जानकारियाँ हैं, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है कि वरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है, जो चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, ये वरुण की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका 1 वर्ष कह दो या परिक्रमण काल कह दो, रेवोल्यूशन टाइम 165 वर्ष है। पृथ्वी के 165। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन किया गया था कि सर अरुण ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, तो उसका आंसर 84 दिन था। 84 वर्ष, सॉरी 84 वर्ष अरुण का था, और वरुण का 165 है। तो जो वरुण से जानकारी संबंधित है इस तरह की, मैंने बताई है कि ये मैंने इतना बताया था आपको कि सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, और इसका झुकाव जो है 28 डिग्री है।
अगर झुकाव देखा जाए तो अपनी धुरी पर इसका झुकाव 28 डिग्री है। ये 2-3 बातें, यहाँ पर अमोनिया है और मीथेन गैस है, 2 गैसेस हैं। नंबर 3, यहाँ अमोनिया व मीथेन गैस हैं। अब और क्वेश्चन भी आए, जैसे हमने ग्रह को 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक का नाम रखा आंतरिक ग्रह और एक का नाम रखा बाह्य ग्रह। हमें कोई याद नहीं करना इसमें। जो पहले 4 हैं वो आंतरिक हैं, जो बाद के 4 हैं वो कैसे हैं, बाह्य हैं। तो आंतरिक में है कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये कौन से ग्रह हैं? आंतरिक। बाह्य कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इंग्लिश में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इन ग्रहों को हम एक नाम और देते हैं, गैसीय ग्रह, क्योंकि यहाँ गैस अधिक है और इनकी डेंसिटी काफ़ी कम है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए थे, हमसे छूट गए थे, या फिर इनको कमेंट्स के ज़रिए हमने पूरा कर लिया। आप कमेंट्स करते रहते हो, मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चंस, मैं जवाब देता हूँ उसका, तो अच्छी बात है। अब अगर आप कहें तो आगे बढ़ें। अब नए चैप्टर क्यों बढ़ते हैं हम लोग, और वो चैप्टर होगा अक्षांश और देशांतर। अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं हम लोग अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अब इसे पढ़ने से पहले हम कुछ विचार करेंगे। जैसे आप हो और आपका फ़ोटो है, किसी को दिखाएं आपके फ़ोटो को, तो देखते बोलेगा अरे सुमित का, ये तो सुमित है। आप कहो ये कौन है, तो जवाब देगा सुमित है ये तो। इसका मतलब बिल्कुल हूबहू है ना।
उसकी फ़ोटोकॉपी है। इसलिए पृथ्वी को हम लोग एक साथ नहीं देख सकते। या तो हम अंतरिक्ष में जाएं, तब वहाँ से देखें, तब भी हमें उसके सही बिंदु दिखाई नहीं पड़ेंगे स्पष्ट तरीके से। तो हमने क्या किया, पृथ्वी की एक आकृति, एक फ़ोटो खींच लिया और उसका नाम रखा ग्लोब। क्या नाम दिया हमने? ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी नहीं है। अरे ग्लोब तो प्लास्टिक की बनी हुई है, कागज़ की बनी हुई है, गोल गेंद सी है, वो पृथ्वी कहाँ है? लेकिन पृथ्वी की फ़ोटो है ना। तो सबसे पहली बात आई ग्लोब। तो ग्लोब का आंसर हुआ, क्या आंसर हुआ? यह पृथ्वी की फोटोकॉपी है या फोटो है, आकृति है। पहला क्वेश्चन। अब आया पृथ्वी का जो आकार है, वो आकार कैसा भैया? साइज। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार। हमें जवाब मिला इसका जियोड। जो सटीक जवाब है वो है गोलाभ। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी अंडे के जैसी नहीं है, क्योंकि अंडा गोल क्या होता है? गोल ये है। अंडा कैसा होता है? ध्रुव उभरे हुए, इस तरह से ये पार्ट उभरा हुआ। लेकिन पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी है, इसके दोनों पार्ट दबे हुए, और ज्योमेट्री में ऐसी कोई आकृति नहीं है। जब नहीं है तो पृथ्वी कैसी हुई? एक नया नाम दिया गया गोलाभ, इंग्लिश में जियोड। इसे देख के लगता है कि इसके ध्रुव दबे हुए हैं, जैसे किसी ने दबा दिए गए हों। इससे बहुत जानकारी मिलती हैं, गड्ढे की तरह हैं। इससे इतनी जानकारी मिलती हैं कि यदि ये उभरे हुए होते, सपोज कीजिए आप, ये दबे हुए ना होते और ये उभरे हुए होते, तो इन पर प्रकाश वर्ष भर रहता और यहाँ 6 महीने का दिन और 6 माह की रात ना होती। दूसरी खास बात, पृथ्वी अपनी धुरी पर, जो उसकी एक्सिस है, ऑन एक्सिस, अपनी धुरी पर टिल्ट है, झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है। इसका फर्क पड़ता है। अगर ये सीधी होती तो प्रकाश सभी जगह पहुंचता। ये तिरछी है तो ध्रुवों पर इसके इफेक्ट अधिक नज़र आते हैं। और ध्यान रखना, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तैसे तैसे दिन और रात की अवधि में अंतर होता जाता है। यदि हम नॉर्वे पहुंचे, नॉर्वे जो बिल्कुल उत्तरी ध्रुव के पास है, वहाँ 18 घंटे के दिन हो जाते हैं, 18 घंटे की रात हो जाती हैं। और नॉर्वे में कई बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं कि सूर्य अचानक रात को दिखाई देने लगता है। इसलिए नॉर्वे को मिडनाइट सन, आधी रात के सूर्य का देश कहते हैं। देखिए, बात करेंगे इनकी हम सब।
जब मैं समझाऊंगा अक्षांश आपको दशांश समझाऊंगा तब। लेकिन मैंने इसकी आकृति समय बात की कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाभ। अब मुझे नहीं लगता कि बच्चा कंफ्यूज हो कि जी गोलाभ, अरे जिसके सिरे दबे हुए हों, एक नई आकृति है, ऐसी है हमारी पृथ्वी। फिर पृथ्वी क्या 90 डिग्री पर है एंगल पर? तो नहीं है। कितने? अगर इसके एक्सिस से एंगल बनाया जाए इस तरह से तो इसका एंगल बनता है 66.5 डिग्री। अगर हम इसे पूरा वर्टिकल करते तो 90 बनता। तो कितना कम है? 23.5 डिग्री। इसका मतलब 23.5 डिग्री क्या है? ये अपनी धुरी पर झुकी हुई है। जो मैंने लिख के दिखाया है कि 90 पर नहीं है, ये अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ट है। अब आगे देखते हैं। अब अगली बात ये करते हैं, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो देखिए, मैं पूछूं ग्लोब क्या है तो आप कहोगे पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की फोटो। तो यहां मैं ऐसे कहूंगा, अक्षांश कोई वास्तविक रियल अक्षांश या लैटिट्यूड पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखा नहीं है, बल्कि ग्लोब पर खींची गई कुछ इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं। ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें कि पहले से पृथ्वी पर JCB से डोल बना दी गई कि 0 डिग्री, ये बड़ी मैट बना रखी हमने, बड़ी डोल कि ये 0 डिग्री है भैया, इसका नाम विषुवत रेखा है। फिर 1 डिग्री पर एक डोल और बना दी। ऐसी क्यारी नहीं है, ऐसी मेड़ नहीं है। ये तो हमने सिर्फ ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची हैं। अब आप कहो जी ग्लोब पर इन्हें खींचने का जरूरी क्या है, ग्लोब पर इन्हें खींचने का अर्थ क्या है, हम इतना काम बेफजूल क्यों करते हैं कि ग्लोब पर खींच लिए। आपकी बात सही है। दो बातें होती हैं, हमें पूरा वर्ल्ड दिखाई नहीं पड़ रहा। हम अपने गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, कॉलोनी में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, 2 4 6 घर, 100 घर, 1000 घर दिखते होंगे, उससे अधिक तो नहीं दिखता। फिर और हमें देखना मुंबई, अपने घर से हमको देखना मुंबई, मुंबई जाना है तो देखिए जरूरी है उसके लिए कि मुंबई का अता पता, इस अते पते के लिए ही ये रेखाएं खींची गई। 2 बड़ी समस्याएं थीं। एक तो किसी भी देश, कोई भी स्थान पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, और नंबर 2 उस स्थान का समय क्या है। ये 2 समस्याएं, पहले ध्यान देंगे 2 समस्याएं। पहली समस्या, पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ है, इस स्थान की जानकारी लेने के लिए हमने अक्षांश रेखाएं खींची। नंबर 2, पृथ्वी पर किसी स्थान का समय क्या है, इसकी जानकारी के लिए हमने दूसरी रेखा देशांतर खींची।
क्योंकि ध्यान रखना, पृथ्वी गोल है, गोलाभ है। सूर्य की लाइट सारी पृथ्वी पर एक साथ नहीं पड़ सकती। आप भी टॉर्च लेकर अगर किसी गोल गेंद पर टॉर्च लगाएंगे तो उसके आधे ही भाग को देख पाएंगे, आधा भाग फिर भी शैडो में रहेगा, फिर भी छाया में रहेगा। तो यही बात है, सूर्य से पृथ्वी एक साथ नहीं दिखती, इसका हाफ पार्ट दिखता है। और उस हाफ पार्ट में भी कहीं सूर्य सवेरे दिखता है, कहीं दोपहर दिखता है, तो कहीं शाम दिखता है। तो ये सब बातें, इन्हें क्लियर करने के लिए देशांतर रेखाएं खींची गई। और अक्षांश रेखा क्यों खींची गई? कि किसी स्थान का आता पता, एड्रेस। जैसे आपके घर का एड्रेस जिला मेरठ, सिटी मेरठ, कॉलोनी शास्त्री नगर, ब्लॉक डी, हाउस नंबर 253, तब पहुंच पाएंगे ना वहाँ। डाकिया तभी तो पहुंच पाएगा। अब मैं कहूँ आपसे, आपने पूछा भारत कहाँ है जी, मैंने कहा पृथ्वी पर है। मेरा आंसर गलत नहीं है। अब वो इस पृथ्वी पर कहाँ घूमे, तो मुझसे कहेगा ये थोड़ा और कम कर लो और नज़दीक ले आओ। मैंने कहा तो उत्तरी गोलार्ध में है। क्या करा मैंने, 2 भाग कर दिए इसके, बीचों बीच से कह दिया उत्तरी गोलार्ध में। अब आप इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में भाग फिर जाएंगे, कहाँ तक दौड़ेंगे? बोले जी और कम कर लो। मैंने कहा उत्तर पूर्व में है, तो अब आप इसमें आ गए, ये नॉर्थ ईस्ट में है। बोला अब यहाँ बहुत बड़ा है, पृथ्वी छोटी मोटी तो है नहीं। बोले जी और कम कर लो। यूँ तो एक काम कीजिए, आप 8 डिग्री नॉर्थ में जाइए और आपको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मिल जाएगा। 8 डिग्री कहाँ है? यहाँ है। मान लिया यहाँ है 8 डिग्री, हम 8 पहुँचे यहाँ, आगे बढ़े तो हमें भारत का ये बिंदु मिल गया, ये मिला इस तरह से। तो पता है ना इसका, ये चला किससे पता? अक्षांश रेखाओं से। ठीक है, अब ये अक्षांश रेखाएं, पहले कुछ मैं बात कर लेता हूँ, इसकी विशेषताएं लिख देता हूँ थोड़ी सी अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स, नंबर 1 बात, ये पृथ्वी पर कैसी हैं? पड़ी हुई हैं, क्षैतिज, पर क्षैतिज या पड़ी हुई रेखाएं हैं, पहली खास बात। नंबर 2, ये ग्लोब पर, हालांकि यहाँ भी ग्लोब ही है, पृथ्वी नहीं है, ये ग्लोब पर, ये ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं हैं, न कि वास्तविक रेखा।
अब नंबर 3, इनकी संख्या, अब देखिए, शुरू करूं 0 से, पहुंचूं 90 तक, शुरू करूं 0 से, पहुंचूं 90 तक, तो 90 + 90 + 0 1 181। अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, टीचर्स को भी कन्फ्यूजन है, बहुत दुनिया कन्फ्यूजन है यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने इनकी संख्या, किसी ने 180 180, किसी ने 179 बताई। इसकी वजह है जो बता रहा हूँ मैं आपको, कि कुछ लोगों ने 90 को नहीं माना, कहा कि 90 तो पॉइंट है एक, वो रेखा नहीं है। जबकि मुझे बताओ, क्या व्रत में 90 को छोड़ दिया जाता है? नहीं छोड़ सकते ना। नंबर 2 बात, कुछ लोगों ने जो 0 डिग्री पर है विषुवत रेखा, उसको नहीं माना। अरे 0 भी तो है भाई, उसे मानना पड़ेगा। तो इसलिए उन लोगों ने संख्या 180 बताई, जिन्होंने 90 नहीं माना उन्हें 179 में बताई, लेकिन मैं तीनों को मान रहा हूँ और 181 है, और यही आंसर ठीक है। 181 कुल संख्या आप देख सकते हो, 90 नीचे, 90 ऊपर, 0 बीच में, 90 + 90 + 1 कितना हुआ? 181। अब मुझे नहीं लगता कि शायद आपको अब समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। क्या करें अब इनको हम पूरा 90 तक खींच लेंगे, ऐसे चली जाएंगी 90 तक, ये ऐसे जा रही हैं, ऐसे यहाँ से जाएंगी, ये भी 90 तक पहुँच जाएंगी। अब बात कंप्लीट हुई, लेकिन इनमें कुछ विशेष रेखाएं हैं, जैसे 0, जैसे एक रेखा 23.5 नॉर्थ में, एक रेखा 23.5 साउथ में, एक रेखा 66.5 डिग्री नॉर्थ में, एक रेखा 66.5 डिग्री साउथ में, और इक्वेटर है ही है। ये 5 रेखाएं, ये 5 अक्षांश ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। तीसरा 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। अब इनके नाम भी हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश का नाम जो है बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच है, तो भूमि के बीचों बीच है, नाम रखा भूमध्य रेखा। इसे कुछ लोगों ने विषुवत रेखा का नाम भी दिया, विषुवत रेखा, या इंग्लिश में इक्वेटर। नंबर 2, अब जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, नॉर्थ में है, उसका नाम दिया कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। जबकि यही 23.5 डिग्री दक्षिण में भी है, तो इसका नाम दिया मकर रेखा। कर्क रेखा नॉर्थ में और मकर रेखा साउथ में। फिर
जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है इसका नाम रखा आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल, और जो साउथ में है 66.5 डिग्री पर इसका नाम रखा अंटार्कटिक सर्कल। तो ये 5 मुख्य अक्षांश हैं जिनको लेकर के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, और हमें इन 5 के बारे में डिटेल पढ़ना है। इसलिए ज्योग्राफी पढ़ते समय हमारे पास एटलस का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? जब मैं चर्चा करूँगा आपसे विषुवत रेखा पर, तो तब मैं आपको ये बताऊँगा कि ये रेखा विश्व के किन किन देशों से गुजरती है, और क्वेश्चन ही आता है। फिर बात करूँगा मकर रेखा की, ये किन किन से गुजरती है, क्वेश्चन आता है। फिर बात करूँगा कर्क रेखा की, किन किन से गुजरती है, क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आता ही यहाँ पर है, और एग्जामिनर जब हार्ड बनाता है तो इसी से पूछता है हार्ड के लिए वो, क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं रहता कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है तो चीन से गुजरती है। बच्चे कहेंगे ये कहाँ गुजरेगी, चीन तो ऊपर है भारत के, जबकि गुजरती है। ईरान से गुजरे क्या, नहीं गुजरेगी, अरब से गुजरेगी। तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि ये रेखाएं कहाँ कहाँ गुजर रही हैं, और अगर भारत से गुजर रही है तो भारत के किन किन राज्यों से गुजर रही है। और आजकल तो सवाल भैया यहाँ भी आ गया कि कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। एग्जामिनर इतना बदतमीज हो रहा है कि वो यही पूछ रहा है कि बताओ कौन सा शहर नज़दीक है। कलकत्ता है, भोपाल है, शिलोंग है, आइजोल है। अब बड़ा फंस जाता आदमी कि कहाँ है, क्योंकि मैप की जानकारी होती नहीं है और उससे क्वेश्चन छूट जाता है। तो अब आगे चलें। अच्छा, वीडियो को पूरा भी नहीं देखते लोग, पहले ही समझ लेते हैं हाँ हो गया कंप्लीट, जबकि मैं तो बहुत आराम से समझा कर पढ़ा रहा हूँ। शायद ही आपको YouTube पर ऐसी क्लास मिले, क्योंकि लोग टीचर आते हैं पहले ही बोर्ड को भर के खड़े हो जाते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है, जबकि मैं आपको हर समस्या को समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से है, इस तरह से है। तो अंतर तो है। और अपने दिमाग में ये बातें मत सोचा करो कि क्लास ऑनलाइन चल रही है भैया समझ में नहीं आने की है। मैं तो बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही पढ़ा रहा हूँ इस क्लास को भी, तो पूरी पढ़ लिया करो। कुछ लोगों के सवाल थे कि जी लोअर के लिए भी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे ने पूछा मुझसे CDS के लिए, देखिए भैया थोड़े डीप क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो जो बता रहा हूँ मैं आपको, अगर एटलस से उन देखते हो तो कोई समस्या नहीं है। नंबर 3, कुछ ने पूछा मुझसे जी लोअर का सिलेबस क्या है आजकल मेंस का, तो उसमें GS और हिंदी है, 2 चीज़ें हैं बस। तो और पहले तो डेस्क्रिप्टिव था,
अब तो खैर लोअर पीसीएस को, मेंस को भी ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो कोई भारी नहीं है। देखिए आपको एटलस वगैरह से हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैं आगे बात कर रहा हूँ अक्षांश पर। तो सबसे पहले बात करता हूँ 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश या इसी का नाम क्या है, विषुवत रेखा, या इसी का नाम क्या है, भूमध्य रेखा। लेकिन इसकी खास बात, इंग्लिश में इसका नाम एक ही है केवल, इक्वेटर। इक्वेटर इक्वेटर। अब हम बात करते हैं कितने पर है यह है 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पर है। नंबर दूसरा, यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है या विभाजित करती है। नंबर 3, सूर्य विषुवत रेखा पर वर्ष भर चमकता है। इसलिए यहाँ 12 घंटे की रात व 12 घंटे का दिन होता है। नंबर 4, यहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक रहता है। जिस कारण यहाँ वर्ष भर एक ही मौसम, कौन सा, गर्मी पाया जाता है। क्या विशेषता नंबर 5, यहाँ दोपहर 12 बजे तक सूर्य तेज चमकता है। दो बजते बजते आकाश में काले बादल छा जाते हैं और 4 बजे शाम तक मूसलाधार यानी घनघोर मूसलाधार वर्षा होती है।
फिर मौसम सुहावना हो जाता है। ये रोज काम है। नंबर 5 है विषुवत रेखा के आसपास उष्ण जलवायु है, इसलिए विश्व के घने जंगल या वन फॉरेस्ट यहीं पाए जाते हैं। देख रहे हो, जैसे उदाहरण दूँ आपको, ब्राज़ील घने वन है, केन्या बहुत ही डेंस वन है। आप देख रहे हो, ये सब यहाँ की क्लाइमेट है। अब हमारा होमवर्क क्या करना, आप कल को घर से होमवर्क देखिए, खुद चेक करना है। मैं पूछूंगा कल विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है। ये आपका होमवर्क है भैया, इसे करो तैयार होमवर्क को। और मैं समझता हूँ कि मुझे इसमें एक क्लास और लेनी पड़ेगी कल वाली, तो आज इतना रहने दीजिए और कल फिर मिलते हैं क्लास में।